हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित नए प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपकी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, यूपी HESC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, GIC एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का GS का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, GK का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा एंड MP असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का GS का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, UPPSC GDC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, नेट एग्जाम के लिए भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, RPSC ग्रेड फर्स्ट के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। एंड अब बात की जाए अगर समाजशास्त्र के नोट्स की यूपी पीजीटी एग्जाम के लिए, तो ये नोट्स यूपी पीजीटी एग्जाम से रिलेटेड है। इसमें आपका पूरा यूपी पीजीटी का सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड, ठीक है, सेकंड ग्रेड समाजशास्त्र के नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर आप नोट्स चाहते हैं तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नोट्स भी मिल जाएंगे। लगभग समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। वन लाइनर में भी नोट्स आपको मिल जाएंगे एंड अगर आप थिंकर से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं तो आपको यहाँ पर थिंकर्स से भी रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे। इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। और अभी इस समय नवरात्रि सेल चल रही है। ये सेल 19 मार्च से 31 मार्च तक रहने वाली है, जिसमें समाजशास्त्र के नोट्स, प्रैक्टिस सेट एंड GS के प्रैक्टिस सेट में कुछ ऑफर, कुछ छूट दी जा रही है। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। 375 प्रश्न हो गए थे, उसके बाद के प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, संरचनात्मक असमानता संबंधी सांस्कृतिक उपागम के आधार के रूप में हैबिट्स की अवधारणा का, जिसमें मनुष्य की आदतों, दिनचर्या में सांस्कृतिक निरूपण के प्रस्तुतिकरण पर बल दिया जाता है, मूल रूप से किसने प्रयोग किया था? यहाँ पर बोर्दियो है, नॉर्बर्ट इलियार्स है, एंथोनी गिडेंस है, डेविड मैथ्यू यहाँ पर दिए गए हैं। संरचनात्मक असमानता संबंधी सांस्कृतिक उपागम के आधार के रूप में हैबिट्स की अवधारणा का, जिसमें मनुष्य की आदतों, दिनचर्या में सांस्कृतिक निरूपण के प्रस्तुतिकरण पर बल दिया जाता है, मूल रूप से किसने प्रयोग किया? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर बोर्दियो होगा। ठीक है, बोर्दियो होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बोर्दियो यहाँ पर सही है। और बोर्दियो के अगर हम कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करें तो इन्होंने पूंजी के प्रकार बताए थे। पूंजी के 4 प्रकार इनके द्वारा बताए गए थे और पहला यहाँ पर हो जाएगा आर्थिक पूंजी। ठीक है, आर्थिक पूंजी है, आर्थिक पूंजी हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने सामाजिक पूंजी की बात की है, सामाजिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी है, सांस्कृतिक पूंजी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा प्रतीकात्मक पूंजी की बात की इन्होंने। ठीक है, प्रतीकात्मक पूंजी की भी इन्होंने बात की है। वर्ग संस्कृति, क्लास कल्चर का कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, संघर्ष लिख दिया मैंने, वर्ग संस्कृति। ठीक है, वर्ग संस्कृति की जो अवधारणा है वो किसने दी है? क्लास कल्चर का कॉन्सेप्ट बोर्दियो द्वारा दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन ए है सही। प्रश्न है, मैनुअल कैसल्स के अनुसार सूचना क्रांति है। यहाँ पर 3 कथन है। पहला है एक नई सामाजिक व्यवस्था, एक नेटवर्क समाज, वैधीकरण का संकट। मैनुअल कैसल्स के अनुसार सूचना क्रांति है। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? एक नई सामाजिक व्यवस्था और नेटवर्क समाज। ठीक है, ऑप्शन ए, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, दलित इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दलित इन मॉडर्न इंडिया, SM माइकल।
SM माइकल हैं, दलित इन मॉडर्न इंडिया, ये किसके द्वारा लिखी गई है? SM माइकल के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है वर्ण व्यवस्था का आधारभूत उद्देश्य समाज का किस प्रकार का विभाजन करना है? प्रकार्यात्मक, धार्मिक, प्रजाति, नैतिक यहाँ पर दिया गया है। वर्ण व्यवस्था का आधारभूत उद्देश्य समाज का किस प्रकार का विभाजन करना है? यहाँ पर सही क्या होगा? प्रकार्यात्मक है। ठीक है, प्रकार्यात्मक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से किसने विकासात्मक समाजीकरण और पुनः समाजीकरण का वर्णन किया है? ऑप्शन से स्टीवर्ट, बियरस्टेड, कूले, इयान रॉबर्टसन। इनमें से किसने विकासात्मक समाजीकरण और पुनः समाजीकरण का वर्णन किया है? बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? विकासात्मक समाजीकरण और पुनः समाजीकरण का वर्णन किसने किया है? किसके द्वारा किया गया है? इयान रॉबर्टसन के द्वारा किया गया है। इयान रॉबर्टसन, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कूले यहाँ पर दिए गए हैं, तो कूले ने समाजीकरण से संबंधित आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया था। ठीक है, समाजीकरण से संबंधित आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया था, और इन्होंने क्या कहा था? सेल्फ डेवलपमेंट को ही, ठीक है, स्व विकास को ही, स्व का विकास ही इन्होंने क्या कहा था? उसे समाजीकरण कहा था। सेल्फ डेवलपमेंट को ही इन्होंने समाजीकरण कहा है। ठीक है, आत्मदर्पण का सिद्धांत समाजीकरण से संबंधित इनके द्वारा दिया गया है। सेल्फ एंड सोसाइटी, ठीक है, सेल्फ एंड सोसाइटी को क्या कहा था? दोनों जुड़वा है, दोनों एक है, दोनों जुड़वा है, ये किसका कहना है? ये कूले का कहना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से किसने यह तर्क दिया कि विसमानता विकृत व्यक्तित्वों के परिणाम स्वरूप नहीं अपितु समाज की अपनी संस्कृति और संरचना से उत्पन्न होती है? ऑप्शन है A.K. कोहेन, R.K. मर्टन, E.M. लेमोट, जॉन मैके। विसमानता विकृत व्यक्तित्वों के परिणाम स्वरूप नहीं अपितु समाज की अपनी संस्कृति और संरचना से उत्पन्न होती है, यह किसका कहना है? यहां पर सही क्या होगा? R.K. मर्टन। ठीक है, R.K. मर्टन हो जाएगा। विचलन का कारण इन्होंने सामाजिक संरचना को माना था। विचलन के कारण है वो सामाजिक संरचना में ही छुपे होते, इस तरह से इनका कुछ स्टेटमेंट आता है एग्जाम में। चलिए अब यहाँ पर देखिए, भारत में परंपरा अनिवार्यता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को धीमा नहीं करती है। किसने इस परिघटना को परंपरा की आधुनिकता कहा? ऑप्शन है रुडोल्फ, मिल्टन सिंगर, एलन आर बील्स, मैकम मेरेट। भारत में परंपरा अनिवार्यता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को धीमा नहीं करती है। किसने इस परिघटना को परंपरा की आधुनिकता कहा? यहां पर सही क्या होगा? यहां पर राइट आंसर क्या होगा? लॉयड आई रुडोल्फ, ऑप्शन ए, विकल्प ए यहां पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों का तीव्रता जो विशिष्ट स्थानों को इस तरीके से जोड़ता है कि स्थानीय घटनाएं मीलों दूर चलने वाली घटनाओं द्वारा और विलोमता भी निर्धारित होती है, किस अवधारणा से संबंधित है? आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण, पाश्चात्यकरण या फिर इनमें से कोई भी नहीं? बताएं। यहां पर सही क्या हो जाएगा? विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों का तीव्रता जो विशिष्ट स्थानों को इस तरीके से जोड़ती है कि स्थानीय घटनाएं मीलों दूर घटने वाली घटनाओं द्वारा विलोमता भी निर्धारित होती है, किस अवधारणा से संबंधित है? वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन इसे कहा जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, समाजशास्त्र में, सोशियोलॉजी में सबसे पहले सर्वप्रथम वैश्वीकरण का प्रयोग किसने किया था? वैश्वीकरण का प्रयोग किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्टसन के द्वारा। ठीक है, रॉबर्टसन इसके जनक माने जाते हैं। इन्होंने सबसे पहले समाजशास्त्र में ग्लोबलाइजेशन यानी कि भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण इस अवधारणा का प्रयोग किया था, इस वजह से इनको क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। इसे आप याद रखेंगे। और एंथोनी गिडेंस के क्या कहते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में? आधुनिकता का परिणाम। ठीक है, आधुनिकता का परिणाम बताते हैं। आधुनिकता का परिणाम वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है।
ये किसका कहना है? एंथोनी गिडेंस का कहना है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है किसने निम्न कथन दिया? वैश्वीकरण एक जटिल बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें वैश्विक और स्थानीय के बीच एक द्वंद्वात्मक संबंध निहित है, साथ ही यह नई वैश्विक असमानताओं और स्थिरीकरण की ओर ले जाता है। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, एंथोनी गिडेंस, मोरिस जिन्सबर्ग या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से किसका यह कथन है कि वैश्वीकरण एक जटिल बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें वैश्विक और स्थानीय के बीच एक द्वंद्वात्मक संबंध निहित है, साथ ही यह नई वैश्विक असमानताओं और स्थिरीकरण की ओर ले जाता है। यह किसका कहना है? यहां पर राइट क्या हो जाएगा? एंथोनी गिडेंस। ठीक है, एंथोनी गिडेंस होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, नगरीकरण के कारणों के संबंध में निम्न पर विचार करना है। देखिए, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों का उच्च दर से पलायन, नगरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में रहन सहन का ऊंचा स्तर। नगरीकरण के कारणों के संबंध पर विचार करना है। क्या यहाँ पर सही है? यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों का उच्च दर से पलायन, नगरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, पहला और दूसरा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रायः संबंध होता है क्षेत्रीय अनुसंधान से, संख्यात्मक अनुसंधान से, सकेंद्रित अनुसंधान से या फिर इनमें से कोई भी नहीं। क्या होगा? सहभागी अवलोकन पद्धति का संबंध इनमें से किससे है? किससे है? क्षेत्रीय अनुसंधान से होता है। फील्ड वर्क, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है वस्तुनिष्ठता निष्पक्षता से प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है, यह किसका कहना है? यह किसका कथन है? वस्तुनिष्ठता निष्पक्षता से प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है, यह किसका कहना है? ग्रीन, मैकेवर एंड पेज, लुंडबर्ग, एकॉफ यहाँ पर ऑप्शंस हैं। ग्रीन, मैकेवर एंड पेज, लुंडबर्ग, एकॉफ यहाँ पर ऑप्शंस है। वस्तुनिष्ठता निष्पक्षता से प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है, ये बात किसके द्वारा की गई है? किसके द्वारा की गई है? ग्रीन के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ग्रीन ने सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है। सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, ये किसका कहना है? ग्रीन का कहना है। इन्होंने सहयोग के प्रकार बताए हैं 3। ठीक है, सहयोग के प्रकार कितने बताए हैं? 3 बताए हैं। एक तो इन्होंने प्राथमिक सहयोग बताया, ठीक है, प्राथमिक सहयोग हो जाएगा। द्वितीयक सहयोग है, प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग हो जाएगा, और इसके अलावा तृतीयक सहयोग हो जाएगा। ठीक है, तृतीयक सहयोग हो जाएगा। ये 3 सहयोग के प्रकार हैं जो कि ग्रीन के द्वारा बताए गए हैं, प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग और तृतीयक सहयोग। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है किसने कहा कि संस्कृति और संरचना एक ही तथ्य को देखने के 2 तरीके हैं? ऑप्शंस है मैलिनोवस्की, रेमेंडफोर्थ, लेविस्ट्रॉस, रेडक्लिफ ब्राउन। संस्कृति और संरचना एक ही तथ्य को देखने के 2 तरीके हैं, ये बात किसके द्वारा की गई है? यहाँ पर सही क्या होगा? संस्कृति और संरचना एक ही तथ्य को देखने के 2 तरीके हैं, ये किसने कहा है? रेमेंडफोर्थ ने। रेमेंडफोर्थ, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रेमेंडफोर्थ है। और यहाँ पर संरचना दिया गया है तो ब्राउन का याद रखेंगे। इन्होंने संरचना के 2 प्रकार बताए थे, समान संरचना और वास्तविक संरचना। समान संरचना और वास्तविक संरचना की बात किसके द्वारा की गई है? रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा की गई है। संस्कृति को मानवीय आवश्यकता का साधन माना था। मानवीय आवश्यकता पूर्ति का साधन किसको माना है? मैलिनोवस्की ने। कल्चर को माना है, ठीक है, संस्कृति को माना है। ठीक है, संस्कृति को माना है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज के मानदंडों और मूल्यों के आंतरिकरण के साथ साथ अपनी सामाजिक भूमिकाओं का संपादन करना एवं सीखना दोनों बातें सम्मिलित होती हैं, उसे कहते हैं समाजवाद, समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण, विसमाजीकरण। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज के मानदंडों और मूल्यों के आंतरिकरण के साथ साथ अपनी सामाजिक भूमिकाओं का संपादन करना और सीखना दोनों बातें सम्मिलित होती है, ये किसके द्वारा की गई है? यहाँ पर सही क्या होगा?
यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, समाजीकरण है, सोशलाइजेशन है, ऑप्शन बी। ठीक है, समाजीकरण की सबसे पहले बात किसने की थी, जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा की गई थी। जॉर्ज हर्बर्ट मीड, जीएच मीड ने सोशलाइजेशन की बात सबसे पहले की थी, इसे आप याद रखेंगे। और जॉर्ज हर्बर्ट मीड क्या कहते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट ही, स्व विकास को ही ये क्या कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं। ठीक है, स्व का विकास ही क्या है, समाजीकरण है। सेल्फ प्लस सोसाइटी, ठीक है, स्व और जो समाज है ये इसको क्या कहते हैं, ये दोनों क्या हैं, अलग अलग है। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, अलग अलग है। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी इनकी पुस्तक है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी इनकी पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, बुक अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। चलिए आगे यहाँ पे देखिए, गिडेंस के अनुसार निम्न में से कौन आधुनिकता की मूल संस्थाओं का अंग नहीं है। पूंजीवाद, उद्योगवाद, निगरानी क्षमताएं, लोकतांत्रिकरण यहाँ पर दिया गया है। आधुनिकता की मूल संस्थाओं का अंग नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है गिडेंस के अनुसार। क्या होगा, पूंजीवाद, उद्योगवाद, निगरानी क्षमताएं, एबीसी सही है, लोकतांत्रिकरण नहीं है। चौथा यहाँ पर क्या होगा, राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट की बात इन्होंने की थी, राष्ट्र राज्य की बात इन्होंने की थी, नेशन स्टेट की बात की थी, डी यहाँ पर राइट होगा। इसके अलावा संरचनाकरण की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई है। ठीक है, संरचनाकरण की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई है। और ध्यान रखेंगे संरचनावाद की अवधारणा किसने दी है, देखिए यहाँ पर संरचनाकरण का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, संरचनाकरण का जो कॉन्सेप्ट है ये गिडेंस के द्वारा दिया गया है। ठीक है, संरचनावाद की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, संरचनावाद की अवधारणा ये लेवी स्ट्रॉस के द्वारा दी गई है। संरचनावाद की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, ये लेवी स्ट्रॉस के द्वारा दी गई है। भाषाई संरचनावाद, ठीक है, भाषाई संरचनावाद की बात किसने की है, तो भाषाई संरचनावाद की बात सोसरे के द्वारा की गई है। ठीक है, सोसरे के द्वारा की गई है। सांस्कृतिक संरचनावाद की बात किसने की है, सांस्कृतिक संरचनावाद, सांस्कृतिक संरचनावाद की बात किसने की है, ये बोर्दियो ने की है। ठीक है, बोर्दियो ने की है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। और सर्वप्रथम संरचना का प्रयोग, सर्वप्रथम संरचना का प्रयोग किसने किया है, सर्वप्रथम संरचना का प्रयोग किसने किया है, स्पेंसर ने किया है। ठीक है, स्पेंसर ने किया है सबसे पहले संरचना का प्रयोग। संरचना की तुलना मानवीय शरीर से की थी स्पेंसर ने। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है कि सिद्धांत के अनुसार व्यवहार विसमान होते हैं और ऐसा तभी होता है जब लोग उनको ऐसे ही पहचानते हैं। ऑप्शन है नियंत्रण सिद्धांत, संरचनात्मक तनाव का सिद्धांत, नामपत्रण सिद्धांत, विभेदक सहचर का सिद्धांत। किस सिद्धांत के अनुसार व्यवहार विसमान होते हैं और ऐसा तभी होता है जब लोग उनको ऐसे ही पहचानते हैं। नियंत्रण सिद्धांत, संरचनात्मक तनाव सिद्धांत, नामपत्रण सिद्धांत, विभेदक सहचर सिद्धांत यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या होगा, नामपत्रण सिद्धांत होगा, ऑप्शन सी, विकल्प सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है किस समाजशास्त्री के अनुसार आर्थिक संस्थाओं का अर्थ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण है एवं प्रतिस्पर्धा की कार्य पद्धतियां और विनिमय में मेल भाव करने से है। ऑप्शन है मैक्स वेबर, मैकेवर एंड पेज, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, पीटर ब्लाउ। बताएं, आर्थिक संस्थाओं का अर्थ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण है एवं प्रतिस्पर्धा की कार्य पद्धतियां और विनिमय में मेल भाव करने से है। यहाँ पर सही क्या होगा, यह किसका कहना है, मैकेवर एंड पेज। ठीक है, मैकेवर एंड पेज, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है यहाँ पर मिलान करना है, पुस्तकें दी गई हैं, देखकर बताएं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, देखिए राधा कमल मुखर्जी की यहाँ पर पुस्तक हो जाएगी द लैंड प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, द लैंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, ये इनकी हो जाएगी राधा कमल मुखर्जी की। इसके अलावा घुरिये की सोशल टेंशन इन इंडिया हो जाएगी। अंबेडकर की यहाँ पर हो जाएगी बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स, और श्रीनिवास की विलेज, कास्ट, जेंडर एंड मेथड हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्न प्रकारवादियों को उनके द्वारा दिए गए योगदान के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है ना, प्रकारवादी हैं यहाँ पर, किसने सबसे पहले बात की है, इस तरह से यहाँ पर देखकर बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर दुर्खीम है। ठीक है, यहाँ पर जो विकल्प दिए गए उसमें दुर्खीम का नाम आएगा, फिर मेलानोवस्की हो जाएंगे, रेडक्लिफ ब्राउन और मर्टन, फिर उसके बाद में यहाँ पर पार्सन्स का नाम आएगा। ऑप्शन सी, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं।
आधुनिक समाज के कालातीत के रूप में समय के रूपांतरण पर किस विद्वान ने जोर दिया? मार्शल मैकलुहान, डेविड हार्वे, मैनुअल केसल्स, एंथोनी गिडेंस यहाँ पर ऑप्शंस है। आधुनिक समाज के कालातीत के रूप में समय के रूपांतरण पर किस विद्वान ने जोर दिया? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मैनुअल केसल्स। ठीक है, मैनुअल केसल्स हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है सहयोग तथा अंतर्निर्भरता के रूप में निम्न में से कौन स्तरित समाज में विभिन्न स्तरों के बीच संबंधों को देखता है? ऑप्शन है मार्क्सवादी, प्रकारवादी, बहुलवादी, अंतःक्रियावादी। सहयोग तथा अंतर्निर्भरता के रूप में निम्न में से कौन स्तरित समाज में विभिन्न स्तरों के बीच संबंधों को देखता है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर प्रकारवादी होगा। ठीक है, प्रकारवादी बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से किसने अपने अध्ययनों में तुलनात्मक विधि का उपयोग किया है? यहाँ पर 4 दिए गए हैं। पहला है दुर्खीम, दूसरा मेलानोव्स्की, तीसरा रेडक्लिफ ब्राउन और चौथा मैक्स वेबर। इनमें से किसने अपने अध्ययनों में तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया है? किसके किसके द्वारा तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया था? दुर्खीम ने किया था, रेडक्लिफ ब्राउन और मैक्स वेबर ने किया था। ऑप्शन सी। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से किस विद्वान ने एजुकेशन एंड कल्चर रिप्रोडक्शन पर योगदान दिया? चलिए देखकर बताएं। 5 यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है बेसिक बर्नस्टीन, जे लकान, स्टीव ब्रूस, बर्यान एस टर्नर, पीटर बोर्ड्यू। एजुकेशन एंड कल्चर रिप्रोडक्शन, एजुकेशन एंड कल्चरल रिप्रोडक्शन में योगदान किसका है? बेसिक बर्नस्टीन और बोर्डियो का यहाँ पर माना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर सही है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब कालक्रम में सही लगाना है इसे। पंचायती राज क्रियान्वयन है, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, ग्राम पंचायतों में सीटों का आरक्षण और सामुदायिक विकास कार्यक्रम यहाँ पर दिया गया है। देखकर बताएं। तो देखिए विकल्प यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें सबसे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम आएगा। ठीक है, सबसे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम आएगा और ये कब आता है? 2 अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर 1952 में आपको क्लास में कई बार बताया गया है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा आपका, जैसे यहाँ पर दिया गया है पंचायती राज क्रियान्वयन। ठीक है, पंचायती राज क्रियान्वयन, तो ये कब आता है? ये 1959 में आता है। ठीक है, 1959। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, तो ये यहाँ पर इसका माना जाता है 1978 से 80 तक। ठीक है, ग्राम पंचायतों में सीटों का जो आरक्षण है ये आपका 73वां संशोधन था। ठीक है, 73वां संशोधन जो कि 1992 में होता है। ठीक है, यहाँ पर इसको यहाँ पर क्या होगा? 4th आएगा, 1st, 2nd एंड 3rd। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, विकल्प क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही डी हो जाएगा। चलिए आखिरी प्रश्न देखिए। कार्ल मार्क्स के अनुसार संपत्ति के विकास के चरणों को मोटे तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है। देखकर बताएं सही क्या है, क्या होगा यहाँ पर? आदिम साम्यवाद, वर्ग विभेदीकरण, समानता, वर्ग विहीन समाज। ऑप्शन डी, विकल्प डी यहाँ पर सही होगा, है ना। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।